क्लास चलिए अब शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV3 वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पार्ट 1। तो क्लास अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें तो वहां पर दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें पहला नाम है वॉल्टर हिटलर, जबकि दूसरा नाम है फ्रिज डब्ल्यू लंडन। क्योंकि हिटलर एंड लंडन ने ही 1927 में इस थ्योरी को डेवलप किया था, जिसको बाद में पॉलिंग ने आगे बढ़ाया। तो क्लास चलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझाने के लिए हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया है वो लिया है H2 मॉलिक्यूल का। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। इस थ्योरी में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो एटम्स होते हैं वो किस प्रकार से कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं और वहाँ पर ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इस पूरे प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर दो हाइड्रोजन एटम पास आते हैं तो उनके बीच में कौन-कौन से अट्रैक्टिव फोर्सेस हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी दो हाइड्रोजन पास आएंगे तो वहां पर एक अट्रैक्टिव फोर्स तो ये हो सकता है कि उन एटम्स के न्यूक्लियस और जो उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं खुद के, उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स। अगर हम एक हाइड्रोजन एटम को ए मान लें और दूसरे को बी मान लें तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ए का न्यूक्लियस और ए के ही इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स और इसके साथ साथ बी का न्यूक्लियस और बी के ही इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स। चलिए समझते हैं कैसे। यहाँ पर हमने दो हाइड्रोजन एटम्स शो किए हैं, एक को हमने ए कहा है, दूसरे को बी। ए का न्यूक्लियस है Na, जबकि उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो है Ea। और इसी प्रकार से बी का न्यूक्लियस है Nb और बी का जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने कहा है Eb, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स किस प्रकार से काम करेंगे। तो ये हैं वो अट्रैक्टिव फोर्सेस, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस। आइए अब देखते हैं कि और कौन से अट्रैक्टिव फोर्सेस हो सकते हैं। तो दूसरा अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है एक एटम का न्यूक्लियस और किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में, यानी कि Na का अट्रैक्टिव फोर्स Eb के साथ और Nb का अट्रैक्टिव फोर्स Ea के साथ। चलिए समझते हैं कैसे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन एटम A और दूसरा हाइड्रोजन एटम B। तो यहाँ पर इस प्रकार से अट्रैक्टिव फोर्स हो सकते हैं, यानी कि एक एटम के न्यूक्लियस Na का Eb के साथ अट्रैक्टिव फोर्स और Nb का Ea के साथ अट्रैक्टिव फोर्स। तो स्टूडेंट्स, अब आप क्लियरली समझ चुके हैं कि जब भी दो हाइड्रोजन एटम पास आएंगे तो वहां पर कौन-कौन से अट्रैक्टिव फोर्सेस हो सकते हैं। आइए देखते हैं कि और कौन से रिपल्सिव फोर्सेस हो सकते हैं। एक और रिपल्सिव फोर्स होता है जो दोनों ही हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के बीच में लगता है। आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों हाइड्रोजन एटम्स को हमने शो किया है और इनके जो न्यूक्लियस हैं यानी कि Na और Nb, इनके बीच में भी रिपल्सिव फोर्स वर्क करता है क्योंकि दोनों का चार्ज पॉजिटिव होता है। तो स्टूडेंट्स, अब आप ये समझ चुके हैं कि जब भी दो हाइड्रोजन एटम पास आते हैं तो वहां पर कौन-कौन से अट्रैक्टिव फोर्सेस और कौन-कौन से रिपल्सिव फोर्सेस हो सकते हैं। क्लास चलिए अब हम हाइड्रोजन एटम्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस को एक साथ देख लेते हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं।
यहाँ पर जो डैश लाइन्स हैं, वो ओल्ड फोर्सेस को रिप्रेजेंट करती हैं और जो आपकी यहाँ पे डार्क लाइन्स हैं, वो न्यू फोर्सेस को रिप्रेजेंट करती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हाइड्रोजन एटम्स दूर-दूर होंगे, तो वहाँ पर केवल जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, वो न्यूक्लियस और हाइड्रोजन एटम के अपने इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा। तो इसको हम बोलेंगे ओल्ड फोर्स, जैसा कि आप यहाँ पर डार्क लाइन से देख सकते हैं, जो कि HA और EA के बीच में लगा है या फिर HB और EB के बीच में लगा है। बट जब वो एटम्स पास आते हैं, तब वहाँ पर नए फोर्सेस जनरेट होते हैं और एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ भी अट्रैक्शन शो करता है, जिसको हमने यहाँ पर डैश लाइन से शो किया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, HA का EB के साथ इंटरेक्शन और इसी प्रकार से HB का EA के साथ इंटरेक्शन। तो ये है यहाँ पर टोटल अट्रैक्टिव फोर्सेस जो कोशिश करते हैं एटम्स को आपस में पास लाने की। इसके साथ-साथ हमने ये भी देखा कि जब 2 एटम्स पास आते हैं तो वहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस भी होते हैं, जो कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में होते हैं और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में होते हैं। और ये रिपल्सिव फोर्सेस एटम्स को एक दूसरे से दूर पुश करते हैं, यानी कि उनको पास आने से रोकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये समझना बहुत सिंपल है कि अगर 2 हाइड्रोजन एटम्स आपस में कंबाइन होंगे, तो उनका कॉम्बिनेशन डिपेंड करेगा अट्रैक्टिव फोर्सेस पे और रिपल्सिव फोर्सेस पे। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो एटम्स ईज़िली कंबाइन हो जाएंगे और H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। बट अगर रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हुए, तब वो रिपल्सिव फोर्सेस कभी भी 2 हाइड्रोजन एटम्स को कंबाइन नहीं होने देंगे। तो स्टूडेंट्स, हम अब ये समझ चुके हैं कि जब हाइड्रोजन एटम्स पास आते हैं, तो वहाँ पर कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस काम करते हैं और कुछ रिपल्सिव फोर्सेस काम करते हैं। तो यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन एटम्स जब पास आते हैं, तो वहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा प्रबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू रिपल्सिव फोर्सेस से। तो क्लास चलिए हाइड्रोजन एटम के पास आने से लेकर के मॉलिक्यूल फॉर्म होने तक होने वाले चेंजेस को हम इस एनर्जी डायग्राम से समझेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि इस ग्राफ में हमने क्या शो किया है। इस ग्राफ में एक एक्सेस पर हमने एनर्जी को लिया है, जबकि दूसरे एक्सेस पर हमने इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को लिया है। तो क्लास चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि जब हाइड्रोजन एटम्स के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होता है, तो एनर्जीज में क्या-क्या चेंजेस आते हैं और उससे मॉलिक्यूल के बनने या ना बनने पर क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो क्लास ये हमने फर्स्ट कंडीशन ली है। जब हाइड्रोजन एटम्स के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन या यूं कहें कि उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तब वो लेस स्टेबल होते हैं। यह है दूसरी कंडीशन। जैसे जैसे हाइड्रोजन एटम्स पास आते हैं, तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। और जैसे जैसे हाइड्रोजन एटम्स पास आते जाते हैं, वो एनर्जी रिलीज करते जाते हैं और उनकी एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। एक समय ऐसा आता है जब हाइड्रोजन एटम्स इतना पास आ जाते हैं कि उनकी एनर्जी एक मिनिमम एनर्जी स्टेट पर पहुंच जाती है। इस कंडीशन पर जो दोनों हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस रह जाता है, वो लगभग 74 पिकोमीटर होता है और इसी डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। और इस स्टेज तक हाइड्रोजन एटम्स जो एनर्जी रिलीज कर चुके होते हैं, उसे हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं।
हाइड्रोजन के लिए बॉन्ड एनर्जी की जो वैल्यू होती है या बॉन्ड एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है वो 435.8 किलो जूल पर मोल होती है। और स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हाइड्रोजन के लिए सबसे कम एनर्जी वाली स्टेट है, इसीलिए यही हाइड्रोजन की मोर स्टेबल स्टेट होती है। हाइड्रोजन एटम्स इससे ज़्यादा पास नहीं जा सकते। अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को इससे भी ज़्यादा पास लेकर के जाएंगे तो उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी है उसकी वैल्यू बढ़ने लगी है, यानी कि अब एनर्जी रिलीज नहीं होगी, हमको फर्दर एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जब दो हाइड्रोजन एटम्स पास आते हैं और मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं तो वहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वैल्यू होती है 435.8 किलो जूल मोल इनवर्स। और अगर हमें इन दोनों एटम्स को सेपरेट करना है तो उसके लिए हमें जो एनर्जी की नीड होती है उसकी वैल्यू भी होती है 435.8 किलो जूल मोल इनवर्स। अगर H2 मॉलिक्यूल को इतनी एनर्जी दे दी जाए तब वो मॉलिक्यूल दो गैसियस हाइड्रोजन एटम्स में सेपरेट हो जाएगा। क्लास, अब आप ये समझ चुके हैं कि किस प्रकार से जब दो हाइड्रोजन एटम्स पास आते हैं और मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं तो एनर्जीज में किस प्रकार से वेरिएशन होता है। चलिए अब इस बात को समझते हैं ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट से। यहाँ पर हमने दो हाइड्रोजन एटम्स लिए हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई स्टेट पर है। इन दोनों एटम्स में जो डिफरेंस है वो ये है कि दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन है वो अपोजिट है, एक का क्लॉकवाइज तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज। जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स पास आएंगे और H2 मॉलिक्यूल को फॉर्म करेंगे तब इनका जो एनर्जी स्टेट होगा वो लो एनर्जी स्टेट होगा और इसीलिए ये एक स्टेबल सिस्टम होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्लियरली समझ सकते हैं कि जब दो ऐसे हाइड्रोजन एटम्स जिनके इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन अपोजिट हो और उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें तब H2 मॉलिक्यूल बनता है जिसकी एनर्जी लो होती है और ये हाईली स्टेबल होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि जितना अच्छी तरीके से ओवरलैप होगा एटम्स के बीच में उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो क्लास, अब ये तो आप समझ चुके हैं कि एटम्स किस प्रकार से कंबाइन होते हैं और उस कॉम्बिनेशन से उनकी जो एनर्जी स्टेट्स हैं उसमें किस प्रकार से चेंज आते हैं जिससे उनको स्टेबिलिटी मिलती है। चलिए अब बात करते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स की। वैलेंस बॉन्ड थियरी ने ये बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं और वहाँ पर एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स बनते हैं उनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज किस प्रकार से होती हैं। फॉर एग्जांपल, अमोनिया मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल एंड मीथेन मॉलिक्यूल। यहाँ पर एक बात समझना इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड की बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बॉन्ड्स की डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज की वजह से ही मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट डिफरेंट शेप्स मिलती हैं। वैलेंस बॉन्ड थियरी ने मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को समझाने के लिए जिन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया था वो कॉन्सेप्ट्स थे ओवरलैपिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन।